मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। 21 दिसंबर 2019 ये वो दिन है जब इस व्यक्ति ने पूरी विधानसभा में खड़े होकर के ये बात बोली थी और तब लोगों ने सोचा था कि ये एक आम फ्लावर है, बट ये फ्लावर नहीं था, ये फायर था। और शायद जनता ने ये दिखा दिया कि ये फायर भी नहीं है, वाइल्ड फायर है। अब इस व्यक्ति ने अपनी पॉलिटिकल सूझबूझ, मेहनत प्लस जनता के आशीर्वाद से कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि तूफान बनकर आया और उस तूफान से विपक्ष को इतनी बुरी तरह उड़ा दिया कि उनके सर पे छत तक नहीं बची। अब छत तक नहीं बची का मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीट है। अब 288 सीट में अगर विपक्ष का नेता बनना है तो उसके लिए उसका 10%, 288 का मतलब 28.8, मतलब 29 सीट चाहिए विपक्ष का नेता के लिए। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी ने तो देख ही लिया है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस है, उसको मात्र 16 सीट आई और चाचा शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी है, उसको मात्र 10 सीट आई। और वहीं संजय पनौती, ओह माफ कीजिए, सॉरी, संजय राउत जो हैं, उनकी जो उद्धव सेना है, जिसको पुरानी शिवसेना आप मान सकते हो, उनको मात्र 20 सीट आई। तो अब आप सोच सकते हैं कि विपक्ष के नेता की भी दावेदारी ये ठोक नहीं सकते। इतनी बुरी तरह इस व्यक्ति ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। तो ये तो हो गई जीत की बात। अब उसमें मैं थोड़ा सा और बता दूं कि बीजेपी को कितना आया। बीजेपी मात्र मात्र 149 सीटों पे लड़ी थी और उसको 132 सीट आए। मतलब अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उसका 90% का स्ट्राइक रेट है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। दूसरा, जो अ, जिसको लोगों ने गद्दार कहा, जो कहीं न कहीं अब मैं अब अगर आपको कहूँ कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं, जो जिसने आपको जिसको आपने पहले से देखा है कि उसके विचार कुछ और रहे हों, आइडियोलॉजी कुछ और रही हो, पर जैसे ही आपने उसको देखा कि उसकी आइडियोलॉजी बदल रही है, तो आपको उसके साथ काम करने में घुटन होने लगती है। वही चीज़ हुआ हमारे चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जी के साथ। तो शिवसेना श्रद्धेय श्री बाला साहब ठाकरे जी की थी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस शिवसेना में वो आइडियोलॉजी धीरे-धीरे उद्धव ठाकरे जी के आते ही खत्म हो गई। तो आप ये वीडियो एक बाला साहब ठाकरे जी का देख लीजिए, फिर मैं इस पे आता हूँ। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है। तो ये वीडियो आपने देखा, इसमें बाला साहब ठाकरे जी खुद कह रहे हैं, जिस दिन मेरे शिवसेना की कांग्रेस होगी उस दिन ये दुकान बंद कर दूंगा। पर उनके जाते ही उनके बेटे ने जो काम किया, वो कहीं न कहीं ग्राउंड पे जो उनके वर्कर हैं, जो लोग हैं, जिस पार्टी से मतलब सैकड़ों सालों से वो जुड़े रहे, जिनके विरोध में काम किया, अब उन्हीं के साथ मिल करके वो ग्राउंड पे जो वर्कर है, वो काम नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से आज ये पराभव हुआ। और जो उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के चला, बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी को लेकर के चला, जो हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने उस आइडियोलॉजी को फॉलो किया। लोगों ने उन्हें गद्दार तक कहा, पर वो उससे अडिग नहीं हुए। वो काम करते गए और 1.5-2 सालों में जो उन्होंने काम किया, उस काम के नाम पर उन्होंने वोट मांगा और जनता ने उन्हें भी साबित किया कि असली वो गद्दार नहीं थे। अब आप गद्दार कौन है, क्या है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आज अगर महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें विजयी बनाया है, तो बेशक वो गद्दार नहीं है, वो सही आइडियोलॉजी पे चले, जो उनके गुरु थे श्री श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, उनके आदर्शों पे चले और आज बढ़िया मैंडेट लेकर के आए हैं। 57 सीट्स उनको मिली है। जो अजीत दादा पवार हैं, उनकी पार्टी को, जो एनसीपी है उनकी, उनको 41 सीट आए और ये उन्होंने भी बता दिया कि भाई अब दादा की ही चलेगी और चाचा को अब संन्यास लेने का टाइम आ चुका है, उम्र हो गई है।
अब उन्हें इस चीज से संन्यास लेना चाहिए। ऑब्वियसली अजीत दादा ने बहुत काम किया था एनसीपी के लिए और वो हकदार थे इस चीज के कि एनसीपी उन्हीं के हाथों में सौंपी जाए। ये तो हो गई जीत की बात। अब मैं उस व्यक्तित्व के बारे में जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, उनका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1970 को नागपुर के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था गंगाधर फडणवीस और माता जी का नाम था सरिता फडणवीस। उनके पिताजी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर थे, मतलब एमएलसी थे, और उनकी माताजी विदर्भ क्रेडिट हाउसिंग सोसाइटी की डायरेक्टर थी। मैं यहाँ पे फडणवीस जी के बारे में एक इंसिडेंट का जिक्र करना चाहता हूँ जब वो छोटे थे। आप सोच सकते हैं ये व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग है। इमरजेंसी का टाइम था, उस वक्त वो इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में नागपुर में पढ़ते थे। इमरजेंसी के टाइम पे इनके जो पिताजी थे वो एंटी गवर्नमेंट, मतलब वो उस वक्त सरकार के विरुद्ध, आप सबको पता है कि उस वक्त जन नायक जो जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। लालू यादव और मुलायम इन सब की पार्टियां जो थी वहीं से उद्गम हुआ था, उसी आंदोलन से। तो उस आंदोलन के समय पे जन संघ भी कहीं न कहीं, जो आज की बीजेपी है या आरएसएस कह सकते हो, आ, उस वक्त बढ़ चढ़ के सरकार के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे। जो इनके पिता गंगाधर फडणवीस हैं वो भी जनसंघ से जुड़े थे और वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। उस वक्त क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे लीडरों को, और उसमें इनके पिताजी भी थे, उनको जेल में डाल दिया था। सभी को पता है कि वो इमरजेंसी का काल कैसा था, कितना टॉर्चर किया गया था वहां पे जेलों में इन लोगों को। तो फडणवीस जी को ये बात चुभ गई थी और वो इसकी वजह से उस स्कूल में, जिस स्कूल का नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल, उस स्कूल में पढ़ना स्वीकार नहीं किया। सोचिए कितना, मतलब एक बचपन से ये बंदा कितना स्ट्रांग विचारों वाला था। उसने अपने पिता का, जिस पिता को जेल कराया, मतलब वो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जेल कराया, तो उनके नाम के स्कूल में वो पढ़ना पसंद नहीं किया और उन्होंने वहां से अपना नाम कटवाया। जनसंघ के स्कूल चलते थे, सरस्वती विद्यालय, उसमें जाकर के उन्होंने अपना एडमिशन लिया और आगे की स्कूलिंग किया। तो ये व्यक्तित्व तो बचपन से ही काफी स्ट्रांग माइंडेड रहा है और जो डिसीजन लिया इस बंदे ने उस पे खरा साबित उतरा है हमेशा। धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से इन्होंने अपनी एचएससी की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने एलएलबी कंप्लीट किया गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागपुर से। उसके बाद ये जर्मनी चले गए, वहाँ पे इन्होंने अपनी जो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की वो वहाँ से कंप्लीट किया। देवेंद्र फडणवीस जी की जो शादी हुई है वो 17 नवंबर 2005 को हुई श्रीमती अमृता फडणवीस जी के साथ। और अमृता फडणवीस जी के बारे में बताऊं तो एक बैंक मैनेजर है और वो एक सिंगर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है जिसका नाम है दीपिका। देवेंद्र फडणवीस जी के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम है आशीष फडणवीस, वो एक बिजनेसमैन। अब फडणवीस जी के करियर के बारे में लेते हैं और मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप चौंक जाएंगे। ये बंदा सामान्य नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ना ये इंस्पिरेशन के लायक है। ये असाधारण व्यक्ति है। ये बंदा कॉलेज टाइम से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी का एक यूथ यूनियन का एक संगठन है, उससे ये जुड़े थे। मात्र 22 साल की उम्र में ये कॉर्पोरेटर बने थे। एक और रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है, शायद आपको पता नहीं है। 1992 में ये कॉर्पोरेटर बने। 1997 में ये नागपुर के मेयर बने, मेयर चुने गए। आप समझ सकते हैं, मात्र 27 साल की उम्र में। और ये नागपुर के इतिहास में सबसे यंगेस्ट मेयर बनने वाले पहले इंसान थे और भारत में दूसरे इंसान है सबसे यंगेस्ट। 1999 से जो नागपुर लेजिस्लेटिव असेंबली है, फडणवीस जी वहां से चुन करके आते हैं और अभी तक कंटिन्यू वो वहीं से जीतते हुए आ रहे हैं, आज तक नहीं हारे। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। अब एज अ चीफ मिनिस्टर इनका पहला कार्यकाल जो शुरू हुआ था वो 13 अक्टूबर 2014 को इन्होंने शपथ ग्रहण ली थी मुख्यमंत्री। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी थी और 2014 में बढ़िया मैंडेट मिला था और दोनों सरकार बनाई थी। तो इनके कार्यों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। इन्होंने कौन कौन से बड़े कार्य किए थे, मतलब कार्य बहुत सारे हैं, सिर्फ मैं यहाँ कुछ मेन जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है मुंबई नेक्स्ट, दूसरा है पुलिस डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट, तीसरा है डिजिटल इनिशिएटिव जिसमें था लॉन्च ऑफ साइबर लैब्स एंड विलेज डिजिटाइजेशन, चौथा है समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, पांचवा है 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फेन्स इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जॉब में, मतलब 1% आरक्षण उन्होंने दिया था जो अनाथ लोग हैं उनको महाराष्ट्र के जो सरकारी नौकरी होती है उसमें। छठा है सीएम फेलोशिप स्कीम जिसमें जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे उन लोगों को 11 महीनों का यहाँ पे इंटर्नशिप देने वाले थे, प्लस स्टाइपेंड भी मिलने वाला। सातवां था मगेल त्याला सेताले
ये स्कीम जो 2016 में इन लोगों ने लॉन्च की थी, मतलब जो एग्रीकल्चर होता है उसको सिंचाई की कमी ना पड़े इसीलिए किया था। 8वां है छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान स्कीम। 9वां है मराठवाड़ा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट और 10वां है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। तो ये 10 हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने अपने 5 सालों में काम किया था और उसी के बेसिस पे 2019 में भी शिवसेना और बीजेपी को मैंडेट मिला था। पर आप सभी को पता है कि 2019 में क्या हुआ। 2019 का असेंबली इलेक्शन, बीजेपी को 105 सीट मिली, शिवसेना को 56 सीट मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 सीट मिली, एनसीपी को 44 सीट मिली थी। अब इसमें क्या हुआ था कि बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़े थे, कांग्रेस एनसीपी एक साथ लड़े थे। तो मैंडेट तो मिला था बीजेपी शिवसेना को। ये मैंडेट के बाद जैसे यहाँ उद्धव ठाकरे जी अलग होते हैं बीजेपी से, तो वहां पे भी ये जो देवेंद्र फडणवीस जी थे वो हार नहीं माने थे और उन्होंने अजीत दादा पवार के साथ मिल करके सरकार फॉर्म किया, जो सरकार हार्डली 5 दिन चली थी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वगैरह आया था, उसके बाद ये सरकार को बहुमत साबित करना था जो नहीं कर पाए। और तब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया ये तभी के विधानसभा के हैं जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई थी और ये विपक्ष में बैठे थे, तब उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। अब मैं वीडियो के उस पड़ाव पे पहुंच चुका हूं जब मैं अपना एनालिसिस बताने वाला हूं और कहीं न कहीं मैं भी एक वोटर था इस वक्त इस चुनाव में जो मैंने वोट किया और बाकियों को भी प्रोत्साहित किया कि हमें वोट करना है और किसको करना है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। सभी जनता समझदार है और कुछ बिंदु हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। नो डाउट सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, इन तीनों की मेहनत थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया, उनके कैडर ने मेहनत किया और ग्राउंड पे जहाँ तक सुनाई दिया कि आरएसएस ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था बीजेपी के लिए। तो ये सबका तो योगदान है, प्लस जनता को हम कैसे भूल जाते हैं। असली तो जनता है ना, जनता ही जनार्दन है। ये हमारे नेता बार बार कहते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनता हर चीज ऑब्जर्व करती है। तो जनता की सूझबूझ पे लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो नहीं, हमारी सूझबूझ है, हमें समझ में आता है क्या चल रहा है। तो मैं ये चीजें कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे इस जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था, जैसे ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, लाडली बहन स्कीम। अब इस स्कीम के तहत 21 वर्ष से 65 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को प्रत्येक महीना, मतलब हर महीना उन महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया था, प्लस उस वादे को निभाया गया। इसी की वजह से एक बहुत बड़ा जो महिला वर्ग है उसने कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़ चढ़ कर के वोट किया और उनके जो अलायंस थे उनको वोट किया। ये हो गई कहीं न कहीं पॉलिटिकल जीत जो कहीं न कहीं जनता ने उनको दिया है बिकॉज़ ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम की वजह से जनता ने दिया। अब जो दूसरे मुद्दे हैं, जो दूसरे पॉइंट्स हैं, जो मुझे लगा और सबको यहाँ तक लग इतिहास गवाह है कि जिस किसी को भी औरतों ने दिल से अभिशाप दिया है या औरतों पे अत्याचार किसी ने किया है, तो उसका भला कभी नहीं हुआ है। स्वयं नारायण भी इसके साक्षी रहे हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, मतलब उनके साथ अन्याय हुआ। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी महाराष्ट्र में। उस वक्त क्या हुआ था, जो कंगना रनौत जी हैं वो बहुत मुखर होकर के इनके खिलाफ बोल रही थी। ऑब्वियसली प्रत्येक व्यक्ति का हक है भाई, वो भी कुछ कहना चाहे, क्यों भाई आप बोलने नहीं देंगे। ये तालिबानी देश तो है नहीं कि जहाँ पे आप तालिबानी कानून लगा दे कि आप किसी को बोलने ना। वो भी देश की नागरिक है, उन्होंने बोला। अब उसके विरोध में इन्होंने क्या किया, बीएमसी जाकर के उसको तोड़ देती है। वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अरे वहाँ से लेना, वहाँ से लेना, वहाँ से। हाँ सर, मिला लाइव। हाँ लाइव पर है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से उस महिला का घर तोड़ा गया और घर तोड़ने के बाद महिला को जो रोष हुआ, जो दुख हुआ, मेहनत से कमाए पैसे थे, हराम के तो थे नहीं।
तो वो कंगना रनौत जी का जो स्टेटमेंट था वो आप देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कितना दर्द है, कितना दर्द है, और कितने दर्द भरे उस लहजे में इस महिला ने कहा था। उस वक्त लगता है माता सरस्वती कंगना रनौत की जबान पे बैठ गई थी, और ये चीज आज उद्धव ठाकरे जी को एहसास हो रहा होगा। अगर एहसास कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। महिला का अपमान करना, वो भी इतनी बुरी तरह, उसके घर को तोड़ देना गलत है, बहुत गलत है। तो ये एक मुझे फैक्टर लगता है। मैं हिंदू धर्म में हूँ तो बिलीव करता हूँ, मैं अपने इतिहास को, अपने पुराण को मानता हूँ, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ औरतों का अपमान हुआ है, वो उसका विनाश हुआ है, और ये चीज हुआ। दूसरा है पिता के आदर्श। मेरे पिता मुझे कुछ सीख दे के गए हैं, मैंने उनसे कुछ सीखा है, और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके थॉट को, उनके विचारों को आगे बढ़ाऊं। अगर मैं उसके विपरीत जा करके काम करता हूं तो कहीं न कहीं मैं कुपुत्र कहलाऊंगा। जो बाला साहब ठाकरे जी का मैंने पहले वीडियो दिखाया, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं बंद कर दूंगा। पर उद्धव ठाकरे ने वो किया, मतलब पिता के आदर्शों पे नहीं चले। मैं पिछले 2 साल से, पिताजी का मेरे देहांत हुआ था 2022 में, पिछले 2 साल से उनको पितृपक्ष में पिंडदान करता हूँ। तो मैं उनको याद करता हूँ, शायद वो ऊपर हैं। ऑब्वियसली हम आत्मा में बिलीव करते हैं, परमात्मा में बिलीव करते हैं, और हिंदू धर्म का हूँ तो इस चीज़ को मानता हूँ कि वो मुझे ऊपर बैठ करके देख रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे जी भी कहीं न कहीं ये चीज़ ऊपर से बैठ के देख रहे थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं एक हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि एक ये भी कारण हो सकता है कि पिता की आत्मा ऊपर जो बैठी है वो दुखित हुई, उनको हर्ट हुआ कि मेरा बेटा आज मेरे आदर्शों पे नहीं चल रहा है, जबकि मेरा शिष्य जो श्री एकनाथ शिंदे जी हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनके आदर्शों पे चले। तो शायद उन्होंने अपने शिष्य को आज इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। जैसे आपको याद होगा कि भई अश्वत्थामा और अर्जुन, द्रोणाचार्य जी थे, वो अर्जुन को बहुत सिखा डाले, और ऑब्वियसली अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद दिए कि भाई तुम सर्वश्रेष्ठ बनोगे, पर अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं दिए, क्योंकि बेटे में वो गुण नहीं थे शायद। तो आज बाला साहब ठाकरे जी भी शायद इस बात से खुश होंगे कि उनका जो शिष्य है, आज इस चीज़ को आगे ले गया, उनकी लेगेसी को आगे ले गया, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको बढ़ा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है। तो ये शायद उन्होंने भी आशीर्वाद दिया होगा शिंदे जी को। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कभी भी देखिए, अगर आप एक संगठन लेके चल रहे हैं, आप एक कंपनी लेके चल रहे हैं, जैसे रतन टाटा जी, वो गए तो उनका कोई वारिस नहीं था। आज उतनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसको वही चलाएगा जो कहीं न कहीं वो चलाने लायक होगा। हम पुत्र मोह में, बहुत सारी आज पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया की में बैठी हैं, जो अपने पुत्र मोह में बहुत सारे बेहतरीन जो कैडर होता है, जो नेता होता है, उसको साइडलाइन कर देते हैं, और पुत्र और पुत्री मोह में बर्बाद कर देते हैं बरसों की मेहनत। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लायक है, जो खून पसीना लगा रहा है आपकी पार्टी में, आपको कहीं न कहीं उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हर पार्टी को बढ़ाना चाहिए, और यही बीजेपी में नहीं देखने को मिलता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मैं बीजेपी को नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उसमें कोई भी ज़मीनी एक जो कार्यकर्ता होगा, वो भी अगर मेहनत करेगा, तो आने वाले 8-10 सालों में वो भी कहीं न कहीं किसी अच्छे पद पे अपने आप को देख सकता है। पर बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे उन्हीं लोगों को मौका मिल सकता है, वही ऊँची पोस्टों पे बैठ सकते हैं, जो उस पार्टी के पार्टी को बनाने वाले के या तो बेटे हैं, या तो बेटी हैं, या तो कोई रिश्तेदार है। तो ये 3 बिंदु मेरे हिसाब से लगते हैं कि जो मेन कारण हुआ पराभव का, और जो सक्षम है, उसे कहीं न कहीं हमें मौका देना ज़रूरी है, और देना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैंने अगर इसमें कुछ गलत बोला हो, किसी के खिलाफ बोला हो, तो मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा एक व्यक्तित्व है, और मेरे विचार हैं, मुझे इनको रखने का अधिकार है। मैंने अपने विचार रखे हैं, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और अगर आप सहमत हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए,
मैं भी अपने विचारों को आप तक पहुंचाते रहूंगा। उसके लिए आपका और मेरा जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो बेल आइकन दबा लीजिए, आगे के जो वीडियो आएँगे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए, जय हिंद।